कानपुर मुठभेड़ का मुख्य गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, विकास ने पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में विकास जख्मी हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के बाद विकास की मां का बड़ा बयान सामने आया है। विकास की मां का कहना है कि वो कानपुर नहीं जाना चाहती हैं। साथ ही कहा कि हत्यारे का चेहरा भी वो नहीं देखना चाहती। विकास दुबे एनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया है। विकास पिस्टल छीनकर भाग रहा था। इतना ही नहीं, विकास ने पुलिस पर फायरिंग भी की। विकास की गोली से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा गया था। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने बयान दिया कि विकास की गाड़ी को नहीं बदला गया था। जिस गाड़ी में विकास था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने कहा कि एसटीएफ पुलिस ने साहसिक काम किया। पुलिस और एसटीएफ टीम को बधाई। विकास दुबे के पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टर्स ने बताया कि मृत अवस्था में इसे हॉस्पिटल में लाया गया था। विकास दुबे के शरीर में 4 गोलियां पाई गई हैं, जिसमें से 3 गोलियां विकास के सीने में लगी हुई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया कि मुठभेड़ में घायल तीनों पुलिस वाले खतरे से बाहर हैं। एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने दावा किया है कि विकास दुबे को सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन लगातार विकास भागने की कोशिश कर रहा था। साथ ही पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। आपको बता दें कि एनकाउंटर में 4 सिपाही घायल हुए हैं। कानपुर के बिखरू गांव में पंचायत घर में 7 देसी बम मिले हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बम मिले हैं। बिखरू गांव में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि गांव में पुलिस की 3 टीमें चेकिंग कर रही हैं। विकास दुबे को लेकर उज्जैन के एडिशनल एसपी का एक ऑडियो सामने आया है और उसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। इस ऑडियो वीडियो में एडिशनल एसपी से एक सवाल पूछा जा रहा है कि विकास दुबे कानपुर पहुंचेगा ना। इस पर अधिकारी हंसते हुए यह जवाब देने की उम्मीद है कि वह ना पहुंचे। इस तरह से कुछ बातचीत हुई है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कानपुर में स्थानीय लोगों ने सड़क पर नारेबाजी की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों में काफी जोश नजर आया, खुशी नजर आई। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनकाउंटर का ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा है। तहसीन पुनावाला की तरफ से एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। उधर एनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है। ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही लिखा, शहीदों के परिवार वालों को इंसाफ के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी जरूरी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब सियासत गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है और ट्वीट किया, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया। ट्वीट में लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। विकास एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विकास दुबे के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि जिसका शक था वो हो गया। साथ ही ट्वीट में लिखा कि किन राजनीतिक अधिकारियों से संपर्क था अब उजागर नहीं हो पाएगा। सवाल भी उठाया कि विकास के 2 साथियों का एनकाउंटर हुआ और तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है। कानपुर कांड में शहीद हुए शिवराजपुर थाने के दारोगा महेश चंद यादव के बेटे ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है और कहा कि पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे और कोई विकास दुबे पैदा ना हो। इसके साथ ही घटना में शामिल उन लोगों का भी पता लगना चाहिए जिन लोगों ने फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने में विकास को मदद पहुंचाई। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों में काफी जोश नजर आया, खुशी नजर आई।
विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीदों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज के रहने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के परिवार वालों ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर संतोष जताया, लेकिन वो अभी विकास दुबे के मददगारों का पता लगाकर उनको भी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करने अधिकारी उनके घर पहुंच रहे हैं। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक शहीद दारोगा महेश चंद यादव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्हें जरूरी दस्तावेज सौंपे गए और साथ ही उनसे विकास दुबे के एनकाउंटर किए जाने की जानकारी साझा की गई। भारत में पिछले 24 घंटे में 26,506 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,93,802 जा पहुंची है। अब तक 21,604 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। यूपी में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यूपी में अब तक कोरोना से 889 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गनीमत की बात यह है कि 21,787 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज हुआ, जो ठीक हुए घर पहुंचे हैं। उधर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,300 के पार पहुंचा है। गुरुवार को सामने आए 47 नए मामले। अब तक 46 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा से फैलने वाले कोरोना वायरस की इस संभावना को स्वीकार किया है। इसे लेकर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि कोरोना हवा में फैल सकता है, जिसके बाद WHO ने भी इस संभावना को स्वीकार किया। हालांकि WHO ने कहा ऐसा कुछ शर्तों में भी हो सकता है। बोलिविया की अंतरिम राष्ट्रपति जिनिन अंश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिनिन ने कहा कि वो आइसोलेशन में रहते हुए भी अपना काम जारी रखेंगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यहां बंद शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेंगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। यूपी में लॉकडाउन के दौरान सभी ऑफिस, शहरी और ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवा प्रदेश में पूरी तरह से बंद रहेगी। हवाई सेवा के जरिए आने जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 15 जुलाई से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयर इंडिया के चेयरमैन से बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 15 जुलाई से हवाई सेवा शुरू करने के लिए कहा, जिस पर एयर इंडिया की तरफ से सहमति जता दी गई है। आपको बता दें कि हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी। कोरोना काल में उत्तराखंड में परिवहन निगम की हालत बेहद खराब हो चुकी है। दरअसल 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। वहीं बसें भी शुरू नहीं हो पाई, लेकिन यात्री भी नहीं हैं। सरकार ने 15 करोड़ रुपये दिए भी हैं, लेकिन वो भी नाकाफी हैं। ऐसे में प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में मिला जुला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक तरफ ट्रंप को यह कहते हुए राहत दी है कि अमेरिकी कांग्रेस फिलहाल उनके वित्तीय दस्तावेज हासिल नहीं कर सकती है, तो दूसरी तरफ मामले की सुनवाई को फिर निचली अदालतों के पास भेजा गया। इससे साफ है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और ट्रंप को जांच का सामना करना होगा। चीन के खिलाफ अमेरिका जल्द ही नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने पुष्टि करते हुए कहा कि चीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के बारे में पहले कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जल्द ही आप इस बारे में सुनेंगे। आपको हमारे एक्शन का इंतजार करना होगा। उधर कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जान बचाने को लेकर हम अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। हम उनकी जान बचाने को लेकर
प्रतिबद्ध हैं। दरअसल पाकिस्तान ने एक दिन पहले ये दावा किया था कि जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार किया। इधर मौसम विभाग ने बिहार समेत कई अन्य राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 11 जुलाई को सिक्किम समेत असम और मेघालय में भी बारिश हो सकती है। असम में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे 11,600 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की चपेट में 12 जिले आ चुके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,82,583 हुई है, जबकि भूस्खलन के कारण 64 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बारिश के चलते लगातार भूस्खलन और सड़क का धंसाव के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुसार बारिश के चलते तमाम परेशानियों से निपटने के लिए तैयारी पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण से जुड़ी तमाम दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। दरअसल बाजपुर के पास मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया। अब कोठियाल नंदप्रयाग मार्ग से आवाजाही हो रही है। सड़क मार्ग खोलने के लिए एनएच कर्मी जुटे हुए हैं। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ हाईवे पर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पास खड़ी कार पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक ने अपनी जान भागकर बचाई। पत्थर गिरने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा रास्ते को खोला गया। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा संबंधी तैयारियों का सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जायजा लिया है। महाराज के मुताबिक बरसात के मौसम में राज्य की प्रमुख नदियों के बढ़ते जलस्तर के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग ने समय से अपनी तैयारियां की हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट मोड पर रहें। करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल अब कन्नौज की तरफ रुख कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए शहरी क्षेत्रों की तरफ टिड्डी दल पहुंचा है। टिड्डी दल ने खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। वहीं टिड्डियों को देखकर किसानों में अब दहशत का माहौल है। बहराइच में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। दरअसल बदमाश को पकड़ने के लिए एसटीएफ और हरदी पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई थी। बदमाश के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कई दिनों से इस बदमाश की तलाश कर रही थी। इधर मुजफ्फरनगर में मैजिक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही पीएससी कांस्टेबल की मौत हो गई। पीएससी कांस्टेबल मेरठ छठी वाहिनी में तैनात था। पिछले कुछ दिनों से शामली में ड्यूटी कर रहा था। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। सीएम ने ये फैसला लिया है। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। परीक्षा के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य के अंदर बने सामान को प्रयोग में लाने की बात कही है। वहीं यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक का कहना है कि सरकार से मिलने वाले हर आदेश का पालन होगा। हालांकि यूपीसीएल चाइना से कोई सामान सीधा नहीं खरीदता, पर ज्यादातर सामानों में चाइना की छाप नजर आती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लगातार स्वरोजगार योजना को लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मीडिया सलाहकार ने प्रदेश भर में स्वरोजगार यात्रा की, जहां उन्होंने पहाड़ में किस तरह से किसान सेब समेत तमाम फसलों को उगा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, ये दिखाया गया। स्वरोजगार को आगे बढ़ाया गया, इसका जायजा लिया, साथ ही लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। गाजियाबाद के राजीव कॉलोनी में चोरी करते हुए चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल चोर सीढ़ी लगाकर दुकान के अंदर घुस जाता है और दुकान में रखे सामान और नकदी पर वो हाथ साफ करता है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बागेश्वर में एक नाबालिग
की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कब्र से शव को बाहर निकलवाया। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रेप और आत्महत्या जैसी खबर पर कहा है मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल युवती का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल एफआईआर के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी। मृतक से साल 2019 में रेप हुआ था। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़िता दुखी थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की 3 दिनों की मैराथन बैठक समाप्त हुई है। इन 3 दिनों में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये नेता 3 दिन मिले, लेकिन क्या दिल मिले? वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रथम सिंह ने कहा कि हम सब मिलते हैं तो दिल भी मिलते हैं। उनके अनुसार हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। उत्तराखंड में जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज संगठन के आंदोलन के बाद विभागों ने पदोन्नति तो करनी शुरू की, लेकिन कई विभागों में इसे पूरी तरह से रोक दिया गया। ऐसे में संगठन ने फिर से विभागाध्यक्ष को चेतावनी दी है, अगर जल्द ही प्रमोशन शुरू नहीं किए गए तो उनके खिलाफ फिर से आंदोलन होगा। नैनीताल के होटल मनु महारानी के प्रबंधन ने कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाई है और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। गेट पर ताला देख कर्मचारी भड़क उठे। उन्होंने प्रबंधन के इस कदम का विरोध किया। गेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। खटीमा में नगरपालिका क्षेत्र में फैले कूड़े के निस्तारण और सफाई कर्मियों के वार्ड के हिसाब से कार्य बांटने को लेकर नगरपालिका बोर्ड की बैठक हुई है। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर भी यहां शिकायतों का अंबार था। वार्ड सभासदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को घेरा। पिथौरागढ़ के चीन और नेपाल सीमा से लगे गांवों के लिए शुरू की गई सैटेलाइट फोन सेवा महंगी साबित हो रही है। आलम यह है कि 1 मिनट की कॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को 25 से 30 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगी सैटेलाइट फोन सेवा से दारमा, ब्यास और जवाहर घाटी के लोगों में खासी नाराजगी है। ग्रामीणों ने फोन चार्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कॉर्बेट के बाघ अब राजाजी टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। कॉर्बेट से 5 बाघ राजाजी भेजे जाने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में 2 बाघिन अकेली पड़ गई। इस क्षेत्र में बाघों का कुनबा नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए कॉर्बेट से 5 बाघों को वहां ट्रांसलोकेट किया जाएगा। इसके लिए एनटीसीए से अनुमति ले ली गई है। मानसून के बाद यहां 5 बाघ भेजे जाएंगे। अल्मोड़ा में 2 लोगों की जान लेने वाले गुलदार को वन विभाग ने आदमखोर घोषित किया है। इसके साथ ही प्रशासन में पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया। क्षेत्र में 2 शिकारी भी तैनात किए गए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया गया। वन विभाग की 3 टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक गणेश जोशी ने राशन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत उपस्थित रहे। वहीं श्रम विभाग की पहल पर पंजीकृत 400 श्रमिकों को कार्यक्रम में राशन बांटा गया। कार्यक्रम को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने मसूरी विधायक गणेश जोशी की पीठ थपथपाई। हल्द्वानी में इन दिनों डेंगू से बचाव के लिए जगह जगह सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं फॉगिंग की प्रक्रिया भी चालू है। इसके अलावा लोगों को पानी जमा न करने की सलाह देते हुए निगरानी भी रखी जा रही है। नगर निगम ने अपने 60 वार्ड में 4 ड्रोन कैमरे लगाए हैं, जो कि लोगों के घरों की छत पर पानी की टंकी खुली होने या टायर में जमा पानी को देखेंगे।